पाकिस्तान की सूरत हाल से पहले आलमी मंजरनामे की बात करते हैं, जहां पर आज एक बहुत बड़ी खबर ने जन्म लिया है और पाकिस्तान के पड़ोस में ही खबर ने जन्म लिया है। ये कहना गलत नहीं होगा कि दुनिया की हालिया तारीख की ताकतवर तरीन खातून और बिला मुबालगा हालिया तारीख में दुनिया में सबसे ज्यादा तवील अरसे तक वजीर आजम रहने वाली खातून को आज अपने मुल्क से भागना पड़ा। वो खातून के जिनके वालिद को फादर ऑफ द नेशन कहा जाता था, बाबा कौम कहा जाता है, यानी कि शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश में बाबा कौम कहा जाता है। बाबा कौम की दुख्तर को अपने मुल्क में रहने के लिए आज कोई महफूज जगह ना मिली और उसे पनाह लेनी पड़ी दूसरे मुल्क में, उसे रातों रात भागना पड़ा। सो ये मामला क्या हुआ है, बांग्लादेश की सबसे तवील अरसे तक वजीर आजम रहने वाली 75 साला शेख हसीना वाजिद ने आज अपने उहदे से इस्तीफा दे दिया, कह लीजिए कि फरार हो गई। और मामला क्या था, बांग्लादेश में कई हफ्तों से सरकारी मुलाजमतों के लिए कोटा सिस्टम के खिलाफ मुजाहरे हो रहे थे, पुरतशद्दुद एहतजाज हो रहे थे और इस एहतजाज के बाद अवाम के दबाव पर आज बिलाखिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया और सरकारी फौजी हेलीकॉप्टर में भारत रवाना हो गई। जिस तरह मैंने कहा, इनके वालिद बांग्लादेश के दूसरे वजीर आजम शेख मुजीबुर रहमान थे। वही शेख मुजीबुर रहमान की जिन्होंने ऑफ कोर्स जब पाकिस्तान और बांग्लादेश जब एक थे, जो इलेक्शन हुए थे तो वहाँ यहाँ भुट्टो साहब जीते थे, वहाँ वो जीते थे, उनकी तरफ से मुतालबा था कि इख्तियार उन्हें दिया जाए। उसके बाद बांग्लादेश बन गया। ये अलग बात, ये अलग पूरी एक दास्तान है कि 71 में ये सारे का सारा मामला हुआ, बांग्लादेश बन गया, मुजीबुर रहमान वहाँ के हीरो थे, मुजीबुर रहमान को बाबा कौम कहा जाता था और ज्यादा अरसा नहीं गुजरा था कि 75 में ही मुजीबुर रहमान साहब को और फौज का मामला इस हद तक पहुंच गया कि घर में घुसकर मुजीबुर रहमान साहब को, उनकी बेगम को और उनके बच्चों को मार दिया गया। उनकी फौज की जानिब से फौज के लोगों ने घर में घुस के मुजीबुर रहमान को मार दिया। उस वक्त हसीना वाजिद इसलिए बच गई थी कि वो पाकिस्तान, वो उस वक्त बांग्लादेश में नहीं थी बल्कि बांग्लादेश से बाहर थी, तो वो बच गई और उसके बाद फिर वापस आई और इख्तियार संभाला। तो क्या हुआ, शेख हसीना वाजिद बतौर मजमूई 1, 2 या 3 मरतबा नहीं बल्कि 5 मरतबा बांग्लादेश की वजीर आजम और 3 मरतबा बांग्लादेश की अपोजिशन लीडर रही हैं। यानी कि बांग्लादेश जब से कायम अमल में आया है तो तकरीबन कह लीजिए कि हमेशा ही वो किसी न किसी अहम ओहदे पर कमोबेश रही हैं। 52 साल बांग्लादेश में 20 साल का इनका इख्तिदार था। दुनिया में तवील अरसा हुकूमत करने वाली खातून सरबरा हैं शेख हसीना वाजिद। मुसलसल 15 साल 212 दिन वजीर आजम के मनसब पर रही हैं। यानी इससे पहले एक मरतबा वजीर आजम रही, लेकिन पिछले 15 सालों से हसीना वाजिद बांग्लादेश की वजीर आजम थी। उनका सियासी करियर उस वक्त बाकायदा आगाज हुआ था जब उनके पूरे खानदान को कत्ल कर दिया गया था। वो बची थी, उनकी बहन बची थी क्योंकि उस वक्त जर्मनी में थी। उसके बाद फिर क्या हुआ कि शेख हसीना वाजिद ने जिला वतनी की जिंदगी गुजारी, चूंकि वहां पर मुजीब साहब को और अहले खाना को कत्ल कर दिया गया था और हसीना वाजिद की वतन वापसी पर पाबंदियां लगा दी गई थी। फिर उसके बाद 23 जून 1996 को पहली मरतबा बांग्लादेश की वजीर आजम बनी। 1996 को पहली मरतबा ये बांग्लादेश की वजीर आजम बनी। उसके बाद अगर हम फास्ट फॉरवर्ड करके आगे आए तो 2008 के इंतखाबात में उनकी जमात अवामी लीग ने भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। वो दूसरी बार वजीर आजम बन गई। उसके बाद से लेकर आज तक वजीर आजम समझ लीजिए गए। उसके बाद 2014 का इलेक्शन हुआ, 2019 का इलेक्शन हुआ, 24 का इलेक्शन हुआ। वो सारे का सारे इलेक्शन ही किसी ना किसी तौर पे बहरहाल वो जीत गई और वजीर आजम बनती रही। अब ये जो हालिया सारे का सारा मामला है वो क्या था, बांग्लादेश में एहतजाज हो क्यों रहा था, मामला क्या था। बांग्लादेश में मामला यूं है कि जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, जो सरकारी मुलाजमतें होती हैं, उसका 56% हिस्सा कोटे में चला जाता है। यानी कि अगर 100 मुलाजमतें हैं सरकार की तो 56 तो वैसे ही कोटे में चली जाती हैं। और वो 56 किस तरह बनता है, 30% जो सरकारी जॉब्स हैं बांग्लादेश में वो 1971 की जंग में, जो पाकिस्तान से जंग हुई थी बांग्लादेश बन गया, 1971 की जंग में जो लड़ने वाले हैं उनके बच्चों को चली जाती हैं तकरीबन 30% सरकारी जॉब्स। फिर बाकी 10% जॉब्स चली जाती हैं खवातीन को, यानी कि 40%। फिर 10% जॉब्स चली जाती हैं मखसूस इजला की रिहाइशों के लिए 50%, और फिर 6% चली जाती हैं खुसूसी अफराद के लिए। ये कुल मिला के हो गए 56%। अब बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में जो कोटा सिस्टम है, 2018 में भी इसके खिलाफ तलबा ने एहतजाज किया था और एक एहतजाज वो जारी रहा काफी अर्से तक। बहरहाल उसके बाद वो एहतजाज खत्म हो गया। फिर ये हुआ कि फास्ट फॉरवर्ड करके अगर हम आए तो अभी जून 2024 में ढाका के हाई कोर्ट ने इस कोटा सिस्टम की मनसूखी को गैर, यानी इससे पहले ये हुआ कि इसको मनसूखी को गैर कानूनी करार देकर 1971 की जंग लड़ने वालों के बच्चों का 30% कोटा बहाल कर दिया था। इसलिए कि इससे पहले अदालत ने इसको खत्म करके 5% कर दिया, फिर दोबारा इसको 30% कर दिया गया।
तो उसके बाद तलबा के मुजाहरों का सिलसिला शुरू हो गया और कोटा सिस्टम के खात्मे और मेरिट की बुनियाद पर सरकारी मुलाजमतें देने के निज़ाम नाफिज करने का मुतालबा जारी रहा। फिर बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को गैर कानूनी करार देते हुए आज़ादी की जंग लड़ने वाले फौजियों के बच्चों के लिए कोटे को 30 के बजाय 5% करने का हुक्म दे दिया। यानी पहले हाई कोर्ट ने यह कहा, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसको 5% कर दिया। लेकिन जो तलबा की एहतजाजी तहरीक थी वो सिविल नाफरमानी में बदल गई। जब तलबा का एहतजाज बढ़ा तो यहाँ पे हसीना वाजिद के इक़दाम बढ़ते चले गए। उन्होंने पूरे मुल्क में कर्फ्यू लगा दिया। उन्होंने कहा ये एहतजाज करने वाले तो रजाकार हैं। रजाकार से क्या मुराद? ये रजाकार एक टर्म है जो बांग्लादेश की इस्तिलाह में 1971 में जो जंग हुई थी उसमें पाकिस्तानी फौज का जिन्होंने साथ दिया था उसके लिए इस्तेमाल किया था। गोया हसीना वाजिद अपने तौर पर उनको पाकिस्तानी फौज का एजेंट या गद्दार करार देने की कोशिश की। इस बात पर वहां पर मजीद एहतजाज हुआ, तलबा मजीद मुश्तइल हुए और फिर वजीर आजम हसीना वाजिद के इस्तीफे के मुतालबे के साथ उन्होंने ढाका की जानिब मार्च करने का ऐलान किया। पुलिस ने हसीना वाजिद के इस्तीफे का मुतालबा करने वाले मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। तशद्दुद हुआ, 300 के करीब लोग मारे गए। और इस दौरान बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने क्या किया कि वहां पे जितना भी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फेसबुक, मैसेंजर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम उसको बंद कर दिया। 4G मोबाइल बंद कर दिया। ब्रॉडबैंड इंटरनेट पर भी पाबंदी कहीं कहीं लगाई गई। 4G को 2G कर दिया गया और यह सारा सिलसिला हुआ। सिर्फ इस हफ्ते के दौरान फिर गिरफ्तारियों का बड़ा सिलसिला शुरू हुआ और सिर्फ इस हफ्ते के दौरान 11,000 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। आज क्या हुआ? आज ज़राए के मुताबिक उनको कुछ ज़राए कहते हैं कि 45 मिनट्स में इस्तीफा देने का अल्टीमेटम दिया गया। उसके बाद फौजी हेलीकॉप्टर के जरिए पड़ोसी मुल्क इंडिया में वो रवाना हो गई और उन्होंने ये चाहा बांग्लादेश से भागने से पहले, फरार होने से पहले, कि उनको एक तकरीर वो रिकॉर्ड कर लें। लेकिन तकरीर रिकॉर्ड करवाने का मौका भी उनको नहीं दिया गया क्योंकि वहाँ मौजूद जो साफ़ी है वो ये बताते हैं कि जो उनकी प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी के लिए जो मुख्तसिर फोर्स होती है उन्होंने कहा कि नहीं, अब हालात ऐसे हैं कि अगर आप मजीद कुछ टाइम भी यहाँ पर रुकी तो अजब नहीं है कि ये क्राउड अंदर आ जाएगा और ये जान को खतरा हो जाए, इसलिए अभी तकरीर रिकॉर्ड करने का मौका भी नहीं है और आप यहाँ से जल्द अज जल्द यहाँ से निकलिए। और हुआ भी है कि जब वो निकली हैं तो उसके बाद कुछ अरसे बाद ही उसके वहाँ पर जो उनकी सरकारी रिहाइश गाह थी उसमें लोग घुस गए, उन्होंने तोड़फोड़ की, वहाँ का सामान उठा के ले गए। आप देखिए आज हसीना वाजिद के फरार हो जाने के कुछ देर के बाद वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हाउस के, जहाँ पर हसीना वाजिद रहती थी ऑफकोर्स, वहाँ के क्या मनाजिर थे। और बांग्लादेश ने आज वो मंजर भी देखा कि जब उनके फादर ऑफ द नेशन शेख मुजीबुर रहमान के मुजस्समों को भी नुकसान पहुंचाया गया और लोग चढ़ चढ़ के वो मुजस्समे तोड़ते रहे। मीडिया ने यह भी रिपोर्ट किया वहां के कि उनके इस्तीफे से 1 घंटा कबल उनके साहबजादे और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के मुशीर ने सोशल मीडिया पर एक पैगाम जारी किया कि जिसमें वो सिक्योरिटी फोर्सेस पर ये जोर देते रहे कि वो मुजाहिरीन को इक़्तिदार पर काबिज होने से रोकें। लेकिन ऐसे में फिर सबने देखा कि बांग्लादेश के आर्मी चीफ वक़ारुज़्ज़मा आए और उन्होंने कौम को बताया कि हसीना वाजिद जा चुकी हैं और उन्होंने कहा कि अवाम फौज के साथ खड़ी रही और आइंदा भी अवाम ऐसे ही करेगी। सरकारी टेलीविजन पर खिताब के दौरान बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने कहा कि हम एक अबूरी हुकूमत बना रहे हैं, लेकिन अभी ये नहीं बताया गया कि अबूरी हुकूमत की सरबराही कौन करेगा। एक झलक देखिए जो वहाँ के आर्मी चीफ ने अपने खिताब के दौरान जो कहा उसकी। I've invited all the political party leaders to join us. They've arrived and are present here. We're having a productive discussion. We've reached a decision to establish an interim government. This interim government will oversee all the country's operations. We'll now turn to the president. He'll address the matter of the interim government. We'll set up this interim government and manage the country. I've invited अभी सूरत हाल ये भी है कि उसके बाद उनकी सदर के बांग्लादेश के सदर से मुलाकात हुई है, जो कि बांग्लादेश के सदर भी हसीना वाजिद साहिबा के ही हैंड पिक्ड हैं। वहाँ पे भी सदर का रोल सेरेमोनियली होता है, लेकिन वहाँ के सदर ने अब से कुछ देर पहले वहाँ की जो अपोजिशन लीडर हैं खालिदा ज़िया, उनकी रिहाई का हुक्म दे दिया है। तकरीबन 2018 से खालिदा ज़िया भी जेल में करप्शन के इल्ज़ाम पे। आप बहुत सारे हवालों से पाकिस्तान से भी आप देखते हैं कि वहाँ पर भी एक इलेक्शन हुआ है, उस इलेक्शन में बहुत सवाल थे। अभी जनवरी में वहाँ इलेक्शन हुआ है, फरवरी में वहाँ हुआ है, अपोजिशन लीडर
जेल में है, लेकिन वहाँ के सदर ने अभी ये हुक्म दे दिया है कि वहाँ की अपोजिशन लीडर को रिहा कर दिया जाए। जनवरी में वहाँ पर इलेक्शन हुए थे और उसमें अमलन एक वन पार्टी, यानी इलेक्शन से पहले ही प्रिडिक्ट करना मुश्किल नहीं था कि हसीना वादे जीत जाएंगी, इसलिए कि मुखालिफ पार्टी को पूरे तरीके से कुचल दिया गया था। और बहुत सारे तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी वही थे कि जो कि असल में उन्हीं की पार्टी के थे, उनकी हिमायत याफ्ता थे। सो वहाँ के सहाफ़ियों ने यह भी कहा कि ये जो इलेक्शन था जनवरी में जो हुआ है वो अवामी लीग वर्सेस अवामी लीग था, क्योंकि अवामी लीग के बहुत सारे लोग थे और बहुत सारे जो इंडिपेंडेंट जीत गए वो भी अवामी लीग के वोट पर, फिर उन्होंने इत्तेहाद करके एक हुकूमत बना डाली। ये सारी की सारी सूरत हाल है। अभी भी वहाँ पर मालूमात का उसूल बजरिया सोशल मीडिया बहुत मुश्किल है, अगर जब तेज़ी से हालात कुछ ज़राए बताते हैं कि बेहतर हो रहे हैं, लेकिन और अभी फ़ौज ने यह भी ऐलान किया है वहाँ पर कि अब कल से जो मामूलात ज़िंदगी बहाल हो जाएंगे, कर्फ्यू ख़त्म है कल सुबह से, स्कूल्स खुल जाएंगे, कारोबार खुल जाएंगे और बिज़नेस एज़ यूजुअल वो कहते हैं जनाब कि कल से कर दिया जाएगा।